करंट अफेयर की सीरीज में आज हम साइंस टेक का डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन में एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है दोस्तों कि इसमें से ना 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्का देखे जाएंगे, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन दिया हुआ है। हेल्थ का भी, स्पेस का भी, जो भी टॉपिक कवर किए जाते हैं बहुत ही अच्छे से टॉपिक कवर है, इसमें कवर किए गए हैं। तो इसको अच्छे से समझिए और याद रखिए। दोस्तों, आप लोग के अगर कुछ पर्सनल क्वेरीज होंगे तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें टेलीग्राम पे कुछ पूछ सकते हैं, जो भी पूछना हो। लेकिन याद रखिए, कुछ स्पेशल हो, कुछ कुछ खास क्वेरी हो तभी। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी प्रीलिम्स अगर 30 सितंबर को हो जाता है तो काफ़ी कम समय बचा है। ऐसे में रिवीजन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे रिजल्ट को लेकर। तो रिवीजन पे मैंने आज एक सेशन बनाया था, काफ़ी अच्छा चीज़ों को उसमें विश्लेषण किया गया है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको ये वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला आर्टिकल है हमारा, वो उसमें है ओडीसीएस लैंडर की चंद्रमा पर लैंडिंग। सबसे पहले तो इसमें यही है कि ये मिशन किसका है, तो ये मिशन यूएसए। विश्व के प्रथम प्राइवेट लूनर लैंडर ओडिसियस ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। तो हमें यही पहले पहले याद रखना है कि ये प्रथम प्राइवेट लूनर लैंडर ओडिसियस है और ये नासा का है, ये याद रखिएगा। ओडिसियस को नोवा सी भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। अभी हाल में इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर। उसके बाद अमेरिका दूसरा देश ऐसा बन गया है जिन्होंने साउथ पोल पर इसको उतारा है। ये जो ओडिसियस है, ये आईएम का मिशन है, उसी के स्वामित्व में ये विकसित किया गया है। नासा एवं स्पेस एक्स फाल्कन रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, नासा के वाणिज्यिक चंद्र पेलोड सेवा कार्यक्रम के लिए चंद्रमा की सतह पर विज्ञान पेलोड पहुंचाना था। ओडिसियस मून मिशन का लक्ष्य चंद्रमा पर मौजूद धूल का अध्ययन करना है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओडिसियस जिस जगह पर लैंड हुआ था उसे मालापर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। यहाँ पे एक चीज़ और आप जोड़ लीजिए, चंद्रयान 3 जो जहाँ पे लैंड किया था उसके भी नामकरण किए गए हैं, पहले का भी, दूसरे का भी और तीसरा का भी। ये आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको जोड़ लेना है। तो कुल मिला के ये वाला टॉपिक था, इसमें हमें इन चीज़ों पर याद रखना है। अब अगला देखते हैं। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड मस्तिष्क ऊतक, याद रखिएगा। एक तो यही इसका क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ पे, तो स्टेम सेल जर्नल में प्रकाशित स्टडी के अनुसार शोधकर्ताओं द्वारा विश्व का प्रथम, याद रखिएगा ये पहला है, कार्यात्मक 3D मुद्रित मस्तिष्क ऊतक विकसित किया गया है। क्या है ये, सिंपली जान लेते हैं। एक कंप्यूटर निर्देशित प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित संरचनाओं के निर्माण के लिए सामग्रियों, कोशिकाओं और अन्य घटकों की परतों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू की सहायता से तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिक मस्तिष्क कोशिकाओं और मानव मस्तिष्क के अन्य भागों के मध्य संचार का अध्ययन करने में सक्षम होंगे। ये इम्पोर्टेंट है कि इसका संबंध किससे हो सकता है, किस में सहायता मिलेगा, जो तंत्रिका विज्ञान है उसके सॉल्यूशन में। 3D प्रिंटिंग विधि की सटीकता मस्तिष्क अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले विकसित अंगों के विकसित विपरीत, जिन्हें ब्रेन ऑर्गेनाइड कहा जाता है। ऑर्गेनाइड क्या होता है आप याद रखिएगा। इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट पहलू है दोस्तों, 3D प्रिंटिंग को एडिसियस मैन्युफैक्चरिंग भी के रूप में भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। ये सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे कि पूछा जा सकता है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। यह क्या करता है, कंप्यूटर द्वारा निर्मित डिजाइन का उपयोग करके परत दर परत 3D वस्तु बनाने की एक विधि है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 3D प्रिंटिंग उपयोग में लाने वाली सामग्रियों में क्या क्या शामिल होता है, ये देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न बन सकते हैं। इसमें क्या शामिल है, थर्मोप्लास्टिक्स जैसे कि एक्रिलोनिट्राइल, ब्यूटाडीन, स्टाइलीन, धातु पाउडर, रेजिन और सिरेमिक शामिल है। तो ये सिंपली ये क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है कि जो 3D प्रिंटिंग है हमारा, उसमें निम्नलिखित में से कौन से सामग्री को शामिल किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला देखते हैं।
क्रॉनिक किडनी रोग है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आप पहले के क्वेश्चन देखेंगे 68, 69 के, तो आपको पता चल जाएगा कि जो साइंस टेक से क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी ही बेसिक्स हैं और काफ़ी ही सामान्य जानकारी के प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बारे में जानते हैं कि दवा कंपनी बोहरिंगर इंगेलहेम ये कहाँ की है? ये जर्मनी की कंपनी है, ये याद रखिएगा, ये जर्मनी की कंपनी है। हालाँकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ जानने के लिए है। इसकी एक दवा है जार्डिएंस, जार्डिएंस है। इसको भारत सरकार के जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है CDSCO, जो मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत कार्य करता है, जैसे कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो ये है, इन्होंने मंजूरी दी है किसको? जार्डिएंस दवाई को, जिसका संबंध किससे है? क्रॉनिक किडनी रोग से। अब सिंपली एक शब्द में ये जान लेते हैं, जो क्रॉनिक किडनी रोग है ये क्या होता है दोस्त। ये रोग जो है ना, किडनी फेल्यूर की अंतिम अवस्था है। जब किडनी फेल हो जाते हैं, जब जो भी हमारे तरल पदार्थ है बॉडी के आंतरिक हिस्सों में, जब उसका वो फिल्टर करना बंद कर देता है, तो उस अवस्था को क्रॉनिक किडनी रोग कहते हैं, जिसके बाद ही हम डायलिसिस वगैरह की व्यवस्था करते हैं। तो इसमें हमें सिंपल सा ये याद रखना है कि इस रोग का संबंध किससे है, सॉरी, ये जार्डियंस जो है इसका संबंध किससे है? तो किडनी रोग से संबंधित है। ठीक है, तो ये हम याद रखना है और इसको अभी मंजूरी दे दी गई है। आगे इसमें बहुत ही टेक्निकल चीज़ें दी गई है, जो नहीं लगता है कि मुझे उतना एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। आप ये 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस की समाप्ति के लिए अभियान। इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि इस अभियान को ना बिहार में भी लॉन्च किया गया है, तो हमें इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है। इसका किसने ये लॉन्च किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत के 9 स्थानिक राज्यों में एक सामूहिक दवा प्रशासन अभियान, ये याद रखिएगा, सामूहिक दवा प्रशासन अभियान लॉन्च किया गया है। इसका संबंध किस बीमारी से है? तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस की समाप्ति से संबंधित है। इसका लक्ष्य क्या है? मिशन मोड बहुसाझेदारी दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए वैश्विक लक्ष्य 2030 से 3 साल पहले अर्थात 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस के रूप में जाना जाता है, को खत्म करना है। तो ये इस बीमारी को आप याद रखिए, ये सब पूछा जा सकता है, जो WHO के द्वारा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है इसको। तो इसको याद रखना है। अब उष्णकटिबंधीय बीमारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस बीमारी का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको इस रूप में जाना जाता है। भारत वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है भारत के लिए। यह दुनिया भर में दीर्घकालिक विकलांगता का एक प्रमुख कारक है। यह अभियान कहाँ कहाँ चलाया गया? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में ये चलाया गया है। अगला है डिप्थीरिया के क्लिनिकल प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश। ये दिशा निर्देश किसने जारी किया है? WHO ने। तो ये दिशा निर्देश कभी कभी टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पूछे जा सकते हैं। 3-4 दिशा निर्देश उसको जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। पहला है कि एंटीबायोटिक देने और सहायक देखभाल प्रदान करने की रूपरेखा निर्धारित की गई है। तो ये डिप्थीरिया जो है कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये बैक्टीरिया जनित रोग है, ये याद रखिएगा। इसके जो सिम्टम्स है दोस्तों, इसमें जुखाम, बुखार, ठंड लगना, गले में सूजन ग्रंथि, गले में खराश, त्वचा की नीली होना इत्यादि शामिल है। तो ये सिम्टम्स याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछा जाता है। तो ये हमारा हो गया, इसको आप याद रखिए, रिवाइज करिए अच्छे से। क्वेश्चन निश्चित रूप से इस सेशन से 1-2 क्वेश्चन 3 बनेंगे। अगला है परमाणु संलयन से उत्पन्न ऊर्जा का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। इसमें देखिए बहुत लंबा आर्टिकल छपा है। इसमें कुछ मूल चीज़ें हमें याद रखना है कि वैज्ञानिकों ने परमाणु संलयन से उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा का एक नया रिकॉर्ड बनाया है तथा इस तकनीक के माध्यम से पहले से कहीं अधिक बिजली उत्पादन किया। ये संदर्भ है। इसको आगे देखते हैं। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड के निकट किल्हम सेंटर ये आपको याद रखना है, ये कहाँ पे है? तो इंग्लैंड में है। किल्हम सेंटर फॉर फ्यूजन एनर्जी में एक बड़ी और शक्तिशाली फ्यूजन मशीन जॉइंट यूरोपीय टोरस, इसको याद रखना है। जॉइंट यूरोपीय टोरस का संबंध किससे है? तो परमाणु संलयन
अभिक्रिया से है, ये याद रखिएगा, जो फ्यूजन अभी हुआ है। तो क्या क्या हमें याद रखना है? कलहम सेंटर फॉर फ्यूजन एनर्जी, ज्वाइंट यूरोपीय टोरस जो है यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक विशाल टोकामक है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के संलयन से ऊर्जा उत्पादन करने का एक उपकरण है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इसी में से घूम फिर के आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। टोकामक एक उपकरण है जिसे परमाणु संलयन का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके प्लाज्मा को सीमित करता है। इस प्लाज्मा को डोनट के आकार के टोरस में सीमित किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये उसका ऐतिहासिक घटना है, कब क्या कैसे हुआ ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको कुल मिला के ये जॉइंट यूरोपीय टोरस क्या है या कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक विशाल टोकामक है उपकरण है, वो हमें देख लिए। जो कलहम सेंटर फॉर फ्यूजन एनर्जी है ये कहाँ पे है, आपको ये याद रखना है। ज्वाइंट यूरोपीय टोरम क्या है ये याद रखना है, इसका संबंध किससे है। तो कुल मिलाकर परमाणु संलयन से जो संबंधित अभी ये न्यू आर्टिकल है, इसमें हमें ये सारी चीज़ याद रखना है। अगला आर्टिकल देखते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में बताया गया है। कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का अवलोकन किया गया किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये हमें समझ लेना होगा कि ये जो कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है। कोरोना आप जानते हैं, कोरोना जो सूर्य का के वायुमंडल का बाहरी सतह होता है वो कोरोना होता है। और कोरोनल मास इजेक्शन इसी से जब बाहर की ओर, पृथ्वी की ओर जब प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों का एक बड़ा सा बादल बाहर निकलता है, तो उसी को कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। इसरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आदित्य 1 को जो अभी सूर्य मिशन के लिए भेजा गया था, पता है कि आदित्य 1 सूर्य के लिए मिशन है एक, भेजे गए प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा जिसको बोला जाता है, पेलोड ने कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का पता लगाया है। तो आपको कोरोनल मास इजेक्शन समझ में आ गया, कोरोना समझ में आ गया। ये किसका मिशन था? इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था सूर्य के अवलोकन के लिए, सूर्य के वायुमंडल के अवलोकन के लिए, ये पता चल गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें एग्जाम के लिए यही चीज़ें को ध्यान रखना होगा। कोरोनल मास इजेक्शन क्या है? प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जिसे को पापा बोला जाता है, एक ऊर्जा और द्रव्यमान विश्लेषक है जिसे निम्न ऊर्जा सीमा लो एनर्जी रेंज में सौर, पवन, इलेक्ट्रॉनों और आयनों के इन सीटू माप के लिए डिजाइन किया गया। इन सीटू मतलब ये जो चीज़ें हैं वहीं जाकर उसका विश्लेषण करेंगे। इसमें 2 सेंसर है, सौर पवन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जांच और सौर पवन आयन संरचना विश्लेषक, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं इसरो के द्वारा कि अंतरिक्ष मौसम की स्थिति की निगरानी में इसकी प्रभावशीलता और सौर परिघटनाओं का पता लगाने एवं विश्लेषण करने की क्षमता पर जोर देती है, इस तरह की चीज़ें कही गई थे। आदित्य L1 को 2023 में इसरो द्वारा PSLV C57 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? C57। और जो भी इस तरह के प्रक्षेपण यान है और लॉन्च नंबर है उसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो पेयरिंग में पूछ दिया जाता है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के साथ सूर्य का अध्ययन करने के लिए 7 पेलोड भेजे गए थे। इनमें से 4 सूर्य के प्रकाश का निरीक्षण करने तथा अन्य 3 प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों के इन सीटू मापदंडों को मापने, यही है कोरोनल वाला, मापने के लिए निर्देशित थे। तो यही कोरोनल वाला मामला है, जो प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र है, तो यही वाला चीज़ें हैं। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए जो CME है वो इसकी खोज जो है 1971 में की गई थी, ये याद रखिएगा, 1971 में, तथा बाद में 1980 के दशक में सौर पार्थिव संबंधों के संदर्भ में इसके महत्व का पता लगाया गया था। तो हम कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में जान गए कि क्या है, CME क्या है, कोरोना क्या है, और इसको कौन किस जो आदित्य L1 जो सूर्य के लिए मिशन था उन्हीं के संदर्भ में ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रेप्स 3 प्रयोग में नई कॉस्मिक किरण विशेषता की खोज की गई है। तो पहले तो यही जान लेते हैं कि ग्रेप्स 3 क्या है। ग्रेप्स 3 जो है ये भारत के ऊटी में स्थित है। इसका संचालन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टाइफर द्वारा किया जाता है। मूल रूप से न ये एक रिसर्च सेंटर है दोस्तों, इसके टाइफर के द्वारा संचालित किया जाता है इसको। और इसने हाल में एक बड़े क्षेत्र म्यूऑन डिटेक्टर की एक श्रृंखला के साथ ब्रह्मांडीय किरणों का अध्ययन
करने के लिए किया है, और इसी के लिए ग्रेप्स ट्री को डिजाइन किया गया है। ग्रेप्स ट्री ने हाल में क्या किया है, म्यूऑन डिटेक्टर की एक श्रृंखला के साथ ब्रह्मांडीय किरणों का अध्ययन करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ये भारत के ऊटी में स्थित है, ये याद रखिए कहाँ पे है, भारत के ऊटी में है। इसका लक्ष्य है विभिन्न खगोलीय भौतिक सेटिंग्स में ब्रह्मांडीय किरणों के तत्व की जांच करना। इसके उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल है। देखिए उसके उद्देश्य में काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, उसमें जाना नहीं है, जैसे कि ब्रह्मांडीय किरणों की उत्पत्ति, त्वरण और प्रसार का अध्ययन करना, ये सब तो ठीक है, लेकिन उसके टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाना है। उसके बाद है ब्रह्मांडीय किरणों के ऊर्जा स्पेक्ट्रम में नी के अस्तित्व का पता लगाना। ये नी याद रखिएगा, ये नी क्या है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्मिक किरणें, इसके बारे में जान लेते हैं, ये जनरली हमें जानना चाहिए। इन किरणों की खोज लगभग 1 शताब्दी पूर्व हुई थी। इन्हें ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान कण माना जाता है। पृथ्वी पर बाहरी अंतरिक्ष से लगभग सभी दिशाओं से एक स्थिर दर पर लगातार कॉस्मिक किरणों की बमबारी की जा रही है। लगभग प्रकाश की गति से धरातल की ओर आती है तथा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके कणों की बौछार उत्पन्न करती है। सौर किरणें में क्या है ये जान लीजिए। सौर किरणों में यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सौर किरणें में क्या शामिल है, तो इलेक्ट्रॉन, फोटोन, म्यूऑन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि इसे बनते हैं। ये आपको याद रखना है कि सौर कणों से इलेक्ट्रॉन, फोटोन, म्यूऑन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि बनते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ग्रेप्स थ्री क्या है ये आपने जान लिया कि सामान्यतः यह एक रिसर्च सेंटर है जो ऊटी में स्थित है। इसका संचालन ट्रैफर के द्वारा किया जाता है। और हाल में इन्होंने क्या किया है, हाल में कॉस्मिक रे प्रोटॉन स्पेक्ट्रम में एक नई विशेषता की खोज की है। क्या किया है, कॉस्मिक रे प्रोटॉन स्पेक्ट्रम में एक नई विशेषता की खोज की है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कॉस्मिक रे की खोज हाल में किसने किया है, तो आपको बताना है ग्रेप्स थ्री ने। नेक्स्ट है ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम द्वारा कार्य क्षमता का प्रबंधन। इसमें सिंपली ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि ग्रीन प्रोपल्शन का उपयोग किसमें किया गया है, तो PSLV 58 में किया गया है। बस इतना याद रखना है कि ग्रीन प्रोपल्शन का संबंध किससे है। पहला तो DRDO से है, DRDO ने इसका उपयोग किया है। ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम के उपयोग से PSLV C58 मिशन के दौरान कक्षा में कार्य क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और DRDO विकास संगठन DRDO की प्रौद्योगिकी विकास निधि द्वारा विकसित किया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका सिर्फ आपको ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग किस में किया गया है, तो PSLV C58 ये याद रखना है आपको, और DRDO ये याद रखना है, और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। उसके बाद क्या है, जो हरित प्रणोदक प्रणालियां हैं पारंपरिक रासायनिक प्रणोदक प्रणालियों का एक विकल्प है जो अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहनों और अंतरिक्ष यान सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए हाइड्रोजन प्रणोदक का उपयोग करती है। तो जो हमारे पारंपरिक प्रणोदक है लॉन्च व्हीकल सब के लिए, तो उसके विकल्प में एक हमने क्या किया है, ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम विकसित किया है। इसके द्वारा हमने अभी हाल में PSLV C58 को लॉन्च किया। इतना ही याद रखना है, उसमें बहुत जाने, क्योंकि साइंस टेक है, इसमें टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है दोस्त, तो हमें उधर नहीं जाना है, बस हमें इन चीज़ों को याद रखना है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसके रिलेटेड पहले BPSC में प्रश्न पूछे गए इससे संबंधित, हृदय रोग से संबंधित। इसमें देखते हैं स्वदेशी कार CAR T सेल थेरेपी व्यावसायिक उपयोग हेतु उपलब्ध हो गई है। डॉक्टर VK गुप्ता जो CAR T सेल थेरेपी है इसका उपचार प्राप्त करने वाले पहले रोगी बन गए। तो ये सीधे नाम ही पूछ देगा आपसे, यही क्वेश्चन बन जाएगा, यही क्वेश्चन बना देगा कि स्वदेशी जो CAR T सेल थेरेपी है इसे उपचार प्राप्त करने वाला पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो VK गुप्ता, याद रखिए। टाटा मेमोरियल अस्पताल जहां यह सर्जरी हुई थी के डॉक्टरों ने बताया कि डॉक्टर VK गुप्ता कैंसर कोशिकाओं से मुक्त हैं। वे इस स्थिति तक पहुंचने वाले पहले व्यावसायिक मरीज हैं, ये याद रखिएगा। इसका संबंध किससे है, कैंसर कोशिकाओं से। 2023 में इम्यूनो ACT IIT बॉम्बे द्वारा स्थापित कंपनी है। ये भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO अभी हमने पढ़ा था, इसका संबंध किससे है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों।
ठीक है। इसमें जानते हैं जो ये कार टी सेल थेरेपी है, व्यावसायिक उपयोग के लिए CDSCO के अनुमोदन प्राप्त करने वाली अपनी तरह की पहली थेरेपी है ये, इसको याद रखना है, पहली थेरेपी है ये। इसके तहत क्या किया जाता है, CAR-T सेल थेरेपी जो है कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, जिसके लिए बड़े पैमाने पर उत्पादित इंजेक्शन या मौखिक दवा की आवश्यकता होती है, के विपरीत रोगी की अपनी कोशिकाओं का उपयोग की जाती है। ये याद रखिएगा, इसमें रोगी की जो पेशेंट है उनके अपनी कोशिकाओं का उपयोग, ये पॉइंट याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो इसमें पूछ देगा कि CAR-T जो सेल थेरेपी उसमें क्या होता है, ये रोगी की अपनी कोशिकाओं का उपयोग करती है। ट्यूमर पर हमला करने के लिए प्रत्यक्ष कोशिकाओं के एक घटक टी कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए इन्हें प्रयोगशाला में संशोधित किया जाता है। इन संशोधित कोशिकाओं को अधिक प्रभावी ढंग से गुणित करने के लिए कंडीशनिंग के बाद रोगी के रक्त प्रवाह में वापस डाला जाता है। तो कुल मिला के यही सारी चीज़ें आपको याद रखना है, इसमें इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे। जो अभी तक क्या होता था, CAR-T सेल थेरेपी को ल्यूकेमिया, जैसे श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाला कैंसर जो है, ये ल्यूकेमिया क्या है, श्वेत रक्त कोशिकाओं से जो उससे उत्पन्न कैंसर है वो है, और लिम्फोमा लसिका प्रणाली से उत्पन्न होने वाले कैंसर, ये पेयर में पूछा जा सकता है कि जो ल्यूकेमिया है वो किस कैंसर है, वो किससे होता है। तो आपको याद रखना है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं से, और जो लिम्फोमा है वो लसिका प्रणाली से उत्पन्न होने वाले कैंसर है, इसी के लिए अनुमोदित किया गया था, लेकिन अब बाद में ये कर दिया। तो ये आप एक पॉइंट आपको ये इम्पोर्टेंट रखना है। अगला देखते हैं, इनसेट 3DS उपग्रह का प्रक्षेपण हुआ है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा GSLV F-14 प्रक्षेपण यान के जरिए इनसेट 3DS उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। तो यही एक याद रखना है, इसरो के द्वारा लॉन्च व्हीकल का नंबर क्या है, F-14, ये याद रखना है आपको। इनसेट 3DS की मदद से प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यही से क्वेश्चन बन जाएंगे, इसको याद रखना है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए, बादल, कोहरे, वर्षा, बर्फ, आग, धुआं, भूमि और समुद्रों की गहराई के शोध के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। इनसेट 3DS सैटेलाइट के माध्यम से मौसम से जुड़ी जानकारियां हासिल करने और भूमि संरक्षण के लिए सुधार करने में भी मदद करेगी, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का कंप्लीट साइंस टेक। इससे ये फिक्स है कि 2 से 3 क्वेश्चन हमें जो लगता है पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसको आप 2 से 3 बार ज़रूर आप रिवाइज करिएगा। आपके इससे साइंस टेक से रिलेटेड 1-2-3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए इस चैनल पे। करंट अफेयर्स चीज़ें हम हमेशा आपको 10 बजे प्रत्येक दिन सुबह मिल जाएंगे। करंट अफेयर से प्रत्येक टॉपिक पे हम जनवरी से लेकर और अभी तक जो अगस्त तक हम करंट अफेयर करवा देंगे आपको। तो बने रहिए इस चैनल पे, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। समय बहुत कम है और स्वस्थ रहिए। स्ट्रेटजी से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो इस चैनल पे डाला जा रहा है, आप उससे मदद लेकर अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दे सकते हैं। खुश रहिए, टेक केयर।